हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु गोयल और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप GSTR 3B कैसे फाइल करेंगे लाइव ऑन GST पोर्टल। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइल कर रहा हूँ जो अक्टूबर मंथ की GSTR 3B है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद ये सर्विसेज टैब में जा कर के वहाँ से GSTR रिटर्न डैशबोर्ड में आ जाएंगे एंड देन वहाँ से ये आपका फाइलिंग रिटर्न का पोर्टल खुल जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में जाएंगे एंड देन वहाँ से हम अक्टूबर मंथ में जाएंगे। मुझे अक्टूबर मंथ की अपनी रिटर्न फाइल करनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की। देन सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पर एक मंथली रिटर्न GSTR 3B खुल जाएगा। देन हम इसको क्लिक करेंगे जिसकी ड्यू डेट अभी 24 नवंबर 2020 है। देन हम GSTR 3B पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका ऐसे एक ये विंडो खुलेगी जिसके अंदर वो पूछेगा कि आपसे कुछ यस और नो में कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे उसमें है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। हम यहाँ पर नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं। नील रिटर्न फाइल उनके लिए होती है जिनकी कोई सेल या कोई परचेज या कोई ITC वगैरह नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया एंड देन ये बी में पूछ रहा है हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज including nil rated, exempt and non-GST supplies or received any supplies liable to reverse charge during this period। इस कॉलम में मेनली ये पूछा है कि अगर आपकी कोई सेल करी है आपने जो टैक्सेबल सेल है जिसपे GST लगता है, या फिर आपने कोई नील रेट की सेल करी है, या फिर कोई एग्जम्प्ट सेल करी है, या फिर कोई नॉन GST सप्लाई करी है। अगर आपने करी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद सी पार्ट में है हैव यू मेड एनी इंटरस्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन और UIN होल्डर। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये इसमें बोलता है कि जब आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि जिसके पास GST नंबर नहीं है, देन अगर हमने करी होगी तो हम यस करेंगे, लेकिन मेरे केस में ये नो है क्योंकि मैंने ये सेल नहीं करी है। फिर ये बोलता है कि डू यू हैव, डी पार्ट में पूछ रहा है डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ गुड्स और रिसीट्स ऑफ सर्विस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेनली ये इनपुट कॉलम होते हैं इसके अंदर। तो हम जो भी हमने परचेज पर अपना टैक्स पे करा है, जो ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उनको यहाँ पर डालना है। और जो भी हमें रिवर्सल करना है तो उसके लिए ये यस या नो करना है। मेरे केस में मैंने परचेज पर टैक्स पे करा है, परचेज करी है, देन मैंने यस कर दिया है। अदरवाइज अगर आपने नहीं करा है तो आपको नो करना है। उसके बाद ये बोलता है हैव यू रिसीव्ड एनी नील रेटेड एग्जेम्प्ट और नॉन GST सप्लाईज। ध्यान देना कि यहाँ पर बोलता है रिसीव्ड, नॉट, ये सेल की बात नहीं करता। ये कहता है कि अगर आपने कोई परचेज करी है जो कि आपकी नील रेट की है, एग्जम्प्ट परचेज जो आप करते हो जिसमें बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है, या फिर नॉन GST सप्लाईज अगर आपने करी हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो उसके बाद है डू यू हैव, एफ पॉइंट में पूछता है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फीस इंक्लूडिंग कैरी फॉरवर्ड लेट फीस लाइबिलिटी। कि अगर आपकी कोई लेट फीस है, आप को लग रहा है कि आपकी पिछले मंथ की रिटर्न जो है वो लेट फाइल हुई है, तो उसमें कोई भी आपकी लेट फीस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हम मेरी सारी रिटर्न्स टाइम टू टाइम फाइल हुई हैं, कोई भी मेरी लेट फीस नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर नो करूँगा। उसके बाद ये बोलता है डू यू हैव एनी टैक्स लाइबिलिटी ड्यू टू GST अंतराल। ये पहले हुआ करता था, ये अब आप एप्लीकेबल नहीं है। जब आप ये सारे कॉलम्स को पढ़ करके सिलेक्ट कर लेंगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे ये आएगा सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GSTR 3B। ये एक नया अपडेट आया है इसके अंदर GST पोर्टल पर, जिसमें क्या होता है कि आपने जो GSTR 1 फाइल करी है मंथली के लिए, ये मंथली वालों के लिए है, अभी क्वार्टरली वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ये बोल रहा है मेरी रिटर्न क्वार्टरली है, तो ये बोल रहा है सिस्टम हैज़ नॉट जनरेटेड समरी ऑफ टेबल 3.1। ये सेल की बात करता है ऑफ एंड टेबल 3.2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B ऑन द बेसिस ऑफ योर GSTR 1 फाइल्ड बाय यू फॉर द करंट टैक्स पीरियड। तो ये मेनली जो होता है जब आप अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं जो आपकी मंथली वालों के लिए, तो आपकी वहाँ से सेल उठ करके उन कॉलम से सीधा GSTR 3B में अपने आप सिस्टम जनरेट ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाती है। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मेरा कोई यूज़ नहीं है। देन फिर यहाँ पर वो 3 कॉलम खुल गए जिसमें मैंने आप वहाँ पर यस या नो करे थे। यस या नो करने के बेस पे ये 3 कॉलम खुले हैं। इसमें क्या है, जैसे जब मैंने सेल के उस कॉलम पे यस किया था कि मेरी सेल है नील रेटेड एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल सप्लाईज,
और ये मेरा आईटीसी का कॉलम है जिसमें मैंने परचेज पर टैक्स पे करा है, तो ये वो आईटीसी वाला कॉलम जब मैंने यस करा था तो ये आया है। तो जो भी आप वहाँ पर यस या नो करोगे तो तभी ये यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होंगे, अदरवाइज ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे। अब सबसे पहले हम जाते हैं अपने 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। ये मेनली मेरा सेल का कॉलम है। तो अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी। रिफंड ऑफ आईजीएसटी इसको ओके कर देंगे। देन वो बोलता है कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड और एग्जम्प्टेड, मतलब सीधा मतलब वो टैक्सेबल सप्लाईज जिन पर आपने टैक्स पे करा है। तो इस केस में मैंने ये मेरी 18%, 12% और 5% की सेल्स थी जो मैंने यहाँ पर टोटल उनका फीड कर दिया है। मतलब जो भी उनकी बेसिक वैल्यू थी 12%, 18% एंड 5%, उन सबको टोटल किया और उनकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी। एंड देन मैंने उन सबका टैक्स मिला करके यहाँ पर डाल दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने टोटल सेल करी है उन सबको आप ऐड करिए, उनकी बेसिक वैल्यू को वो यहाँ पर डाल दीजिए, उनके टैक्स को ऐड करिए और उनकी बेसिक वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। एंड देन अगर आपने कोई भी जीरो रेटेड सप्लाईज करी है जैसे कि एक्सपोर्ट्स, तो वो यहाँ पर आएगी। जब आपने कोई भी एक्सपोर्ट कॉलम होता है, ये एक्सपोर्ट का कॉलम होता है। एंड देन ये वाला है अदर देन अदर आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि निल रेटेड और एग्जम्प्टेड के अलावा जो भी आपकी मतलब जो निल रेटेड और एग्जम्प्टेड सप्लाईज हैं, टैक्सेबल के अलावा जो भी आपकी सप्लाईज हैं वो यहाँ पर आएंगी। जैसे मेरे केस में बिल ऑफ सप्लाई थी जो मैंने सेल करी थी किसी को एग्जम्प्ट सप्लाईज, जैसे 42,560 रुपये करी थी, वो यहाँ पर मैंने डाल दी। ये आता है कॉलम रिवर्स चार्ज, जैसे कि ट्रांसपोर्टर से जब आप कोई सर्विस लेते हो उसमें आप फ्रेट पे करते हो एंड देन फ्रेट पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो हमें वो फ्रेट की वैल्यू और उस पर जो आरसीएम, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी आपने करा है वो यहाँ पर आपको डालना होता है। अगर मेरे केस में नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और कोई भी नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज जो होंगी अगर इफ एनी तो वो यहाँ पर डालनी है। एंड देन जब आप ये पूरा फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर दिया एंड देन वो यहाँ पर उसके बाद मैं अपने आईटीसी वाले कॉलम में आया जहाँ पर वो बोलता है कि आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट, जो भी आपको अवेलेबल हुआ है अभी। इसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये कॉलम है। सबसे पहला आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपको कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कोई भी आईजीएसटी है वो यहाँ पर डालना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर यहाँ पर डालना है। और इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें क्या होता है कि जो आप आरसीएम में टैक्स पे करते हो, ट्रांसपोर्टर की सर्विस हो गई या एडवोकेट की सर्विस हो गई, तो उस आरसीएम पर जो टैक्स आप पे करते हो जो हमने अभी 3.1 टेबल में दिखाया था सेल वाली में, देन उसका जो हमें क्या होता है फिर इनपुट मिल जाता है बाद में, वो हमारा इनपुट मिलता है तो उसको यहाँ पर दिखाना जरूरी होता है इनपुट क्लेम करने के लिए। क्योंकि जो आरसीएम की लाइबिलिटी होती है जो हमने अभी यहाँ पर दिखाई थी, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो मैंने अपनी आरसीएम की लाइबिलिटी है जो मैंने अभी यहाँ पर अगर मैंने दिखाई होती तो ये तो मुझे कैश में या ये मुझे अपने बैंक के थ्रू पे करनी होती। ये लाइबिलिटी का मैं इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, मतलब इसको मैं अपनी सेल की लाइबिलिटी से एडजस्ट नहीं कर सकता। इसको मैं सीधा बैंक से पहले पे करूंगा फिर मुझे इसका इनपुट मिलेगा। देन मुझे इसका इनपुट मिलेगा तो हमें यहाँ पर फर्स्ट पे करेंगे एंड देन जो आरसीएम होगा इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, उसका मैं दम इनपुट यहाँ पर लूंगा। मतलब कि उसको उसकी लाइबिलिटी को, जो मेरी आरसीएम की लाइबिलिटी है उसको मैं एडजस्ट नहीं कर सकता अपने लेजर में। जो क्रेडिट लेजर है उसमें जो भी मेरा इनपुट पड़ा है मैं उससे एडजस्ट नहीं कर सकता। उसको फर्स्ट मुझे पे करना पड़ेगा, देन मुझे यहाँ पर उसका इनपुट मिलेगा। देन मैं यहाँ पर भी उसकी वही वैल्यू डाल दूंगा उसे, तो मुझे उसका इनपुट क्लेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है ऑल अदर आईटीसी, मतलब ये कॉलम होता है जब आप कोई भी इंपोर्ट के अलावा या फिर आपको कोई भी आरसीएम के अलावा या एनी अदर आईएसडी जो इनपुट है इनवर्ट सप्लाईज पर, जो भी आप इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी पर जो भी आप टैक्स पे करते हो उसके अलावा जो आपका अदर आईटीसी होता है वो यहाँ पर डालना होता है। जो मेरे केस में था, जो मैंने यहाँ पर 523 एंड 523 डाल दिया। अगर मुझे कोई आईटीसी रिवर्स करना है जो मैंने गलत क्लेम कर लिया है तो मैं यहाँ पर अदर्स वाले कॉलम में डाल करके उसको रेक्टिफाइड करूंगा, लेकिन मेरे केस में कोई ऐसा नहीं था। तो देन जब आप ये पूरी टेबल एलिजिबल आईटीसी की टेबल 4 जो है इसको फिल कर लें, देन यू हैव टू कंफर्म दिस, आपको कंफर्म करना है। एंड देन यू हैव टू इसमें सॉरी 5 नंबर टेबल थी जिसमें एग्जम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज नॉट आउटवर्ड। यहाँ पर जो आपने परचेज करी है एग्जम्प्ट, जैसे कि
ये बोलता है कि फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एग्जम्प्ट एंड निल रेटेड, मतलब जो आपने परचेज करी है उस सप्लायर से जो रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम में, एग्जम्प्ट में, या फिर निल रेटेड सप्लाई आपको दी है जिसमें निल रेटेड सप्लाईज होती हैं, देन तो आपको उन परचेज की वैल्यू यहाँ पर डालनी है। तो एक होती है नॉन जीएसटी सप्लाईज, एंड देन इसमें क्या था, इंटर स्टेट, अगर वो आपका इंटर स्टेट है, मतलब आपके स्टेट से बाहर की पार्टी से अगर आपने परचेज करी है, जैसे ही दिल्ली वाले बंदे ने किसी यूपी वाले बंदे से परचेज करी है तो वो यहाँ पर डालेगा दिल्ली वाला बंदा। अगर कोई दिल्ली वाले बंदे ने दिल्ली में ही कोई परचेज सप्लायर है उसका, उससे परचेज करी है, देन वो यहाँ पर डालेगा इंट्रा स्टेट सप्लाईज में। तो मैंने अपनी वैल्यू यहाँ पर डाल दी, देन मैंने इसको कंफर्म किया, एंड देन फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप ये सारे टेबल्स फिल कर लोगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव GSTR3B। तो आप सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो गई है यहाँ पर। अब उसके बाद आप इसे थोड़ी देर वेट करेंगे, तो ये सेव करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है इसको अनेबल होने के लिए वापस। एंड देन जैसे ही ये अनेबल हुआ, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रीव्यू। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सम प्रीव्यू ऐसे खुल जाएगा आपके। तो ये आपको एक ब्रॉड में आपको पूरा बताएगा जो भी आपने फिल किया है अभी तक। तो इसमें जैसे आपका ये जो हमने टेबल 3.1 थी, जो हमारी टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, जो मेरी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज थी उसकी वैल्यू ये थी 72,293, एंड देन उस पर जो भी मैंने टैक्स पे करा, एंड देन उसके बाद मेरी जो निल रेटेड एग्जाम सप्लाईज थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी। एंड देन मेरी कोई इंटर स्टेट सप्लाईज होंगी तो मैंने नो करा था, तो मेरी कोई सप्लाईज नहीं थी इंटर स्टेट्स जो मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी हो। देन एलिजिबल आईटीसी, अगर मैंने परचेज पर टैक्स पे करा होगा तो मैंने यस किया था वहाँ पर। देन तो फिर ये मैंने अपनी आईटीसी अवेलेबल की वैल्यू यहाँ पर डाल दी जो मुझे आईटीसी मुझे क्लेम करना है। एंड देन उसके बाद एग्जम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, अगर मेरी कोई थी तो मैंने यस किया था वहाँ पर, मेरी थी तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैंने इंट्रा स्टेट पर डाली है क्योंकि मैंने दिल्ली, मेरा जो क्लाइंट है वो दिल्ली में है, एंड देन उसने जो उसका सप्लायर है वो दिल्ली में ही है। उसने उसे बिल ऑफ सप्लाई, सप्लायर ने बिल दिया था बिल ऑफ सप्लाई का मेरे जो मेरा क्लाइंट है, तो उसने ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी। एंड इंटरेस्ट एंड लेट फीस मेरी कोई थी नहीं, मैंने नो कर दिया था। अगर मेरी थी तो मैं यस करता और उसे पे करता। फिर ये एक पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉलम खुलता है जिसमें आपकी यहाँ पर लाइबिलिटीज आती हैं सारी। ये लाइबिलिटी कॉलम होता है। फिर जैसे जैसे वो एडजस्ट करेगा, इसमें क्या होता है एडजस्टमेंट्स में टैक्स पेड थ्रू आईटीसी, मतलब जो भी आपने परचेज पर टैक्स पे करा है ये उसको, उससे आपको एडजस्ट करनी है अपनी सेल की लाइबिलिटी। तो ये कॉलम क्या कहता है कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक मिनट। देन जब आप ये फिल कर लेंगे देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपका यहाँ पर दो लेजर आएंगे, एक कैश लेजर होता है और एक आपका क्रेडिट लेजर होता है। ये आपका क्रेडिट लेजर है और ये आपका यहाँ पर कैश लेजर है। कैश लेजर में क्या होता है मेनली कि जो भी आप टैक्सेस पे करते हो अपने बैंक के थ्रू, या फिर जो भी आप को टैक्सेस पे करे अपने बैंक के थ्रू, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेरे केस में कोई भी मैंने टैक्स पे नहीं करा है बैंक के थ्रू, तो मेरे कैश लेजर में निल है। एंड देन आता है मेरा क्रेडिट लेजर इंक्लूडिंग करंट मंथ्स क्रेडिट। ये क्या करता है आपका टोटल क्रेडिट बताएगा अब तक का, मतलब जो भी आपने पिछले मंथ्स में क्लेम करा है और प्लस जो आप अक्टूबर मंथ में जिसकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उस मंथ का जो भी आईटीसी है वो सारा आपको टोटल यहाँ पर बताएगा कि आपका IGST मेरा जीरो है, CGST मेरा इतना पड़ा है, SGST मेरा इतना है, टोटल मेरा जो GST है वो इतना पड़ा है क्लेम करने के लिए। मैं अपनी इस टोटल को एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी GST लाइबिलिटी से। अब यहाँ पर नीचे आते हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी का कॉलम, मतलब कि आपको कोई भी अपनी जो सेल की लाइबिलिटी है उसको कैसे कैसे एडजस्ट करा है ये बताता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाला कॉलम होता है जिसमें IGST कॉलम नंबर 2, ये आपको बताता है कि यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा है, अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, मतलब कि यहाँ पर जो भी आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी है वो नहीं आती है। क्योंकि आरसीएम की लाइबिलिटी को आपको बैंक के थ्रू ही पे करना होता है, बिना बैंक के थ्रू पे करे उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको पहले वो पे करना पड़ेगा, देन आपको वो क्रेडिट अवेलेबल होता है। तो इसके बाद क्या है कि जब जब जो मेरी सेल की लाइबिलिटी थी यानी कि 4464 मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने अभी ये 4464 एंड ये 4464,
ये लाइबिलिटी उठ करके मेरी यहाँ कॉलम में आ गई। ये लाइबिलिटी वाला कॉलम है जो मेरा 2 नंबर कॉलम है, लाइबिलिटी वाला कॉलम है। एंड देन वो यहाँ पर बोलता है पेड थ्रू आईटीसी। तो पेड थ्रू आईटीसी में क्या होता है, एक तो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर सबसे पहले जो रूल होता है कि जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी सेल की, वो सबसे पहले आपके आईजीएसटी वाले इनपुट से एडजस्ट की जाएगी, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी होगी। एंड देन उसके बाद आपका सीजीएसटी का इनपुट यूटिलाइज, और जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी है वो अपने अपने से एडजस्ट होंगी। मतलब कि ये लाइबिलिटी सीजीएसटी की सीजीएसटी से, क्योंकि आईजीएसटी में कुछ नहीं था तो आईजीएसटी निल था, उन्होंने कुछ एडजस्ट नहीं करा। उसके बाद सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी तो उसने पूरी एडजस्ट कर ली। तो अब ये अवेलेबल बैलेंस 3772 आ रहा है, ये 4464, आप 8236 में से 4464 लेस करेंगे तो 3772 अब मेरा बैलेंस बचा है साइट पर। एंड देन ये लाइबिलिटी 4464 है, एंड देन ये 1673 है। तो जब ये मेरा एसजीएसटी का बैलेंस बचा, जो यहाँ पे आप 6137 है उसमें से आप 4464 लेस करेंगे तो 1673 मेरा बैलेंस दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा अवेलेबल बैलेंस आईजीएसटी का निल दिखा रहा है, सीजीएसटी का 3772 दिखा रहा है। ये एडजस्ट होने के बाद है, वो कह रहा है कि अगर आप एडजस्ट करोगे इतना तो उसके बाद आपका बैलेंस ये 3772 बचेगा। फिर जब मुझे लगा अब मेरी रिटर्न्स ओके है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। ये बोल रहा है वार्निंग, यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन। मतलब आप एग्री होकर आप इतना क्लेम करना चाहते हो एंड यूटिलाइज करना चाहते हो, एज इंडिकेटेड रिलेवेंट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर। जो अब अमाउंट आपने डाले हैं वो आपके एडजस्ट कर दिए जाएंगे, जो आपने इनपुट वाले कॉलम में डाले हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में होगा तो वहां से, और क्रेडिट लेजर में से एडजस्ट कर दिए जाएंगे। अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड, आपकी जो सेल पर लाइबिलिटी है वो रिड्यूस कर दी जाएगी। ऑल्सो अमाउंट ऑफ क्रेडिट claimed will be credited to electronic credit ledger once these entries are made, these cannot be reversed। अगर आपने यस बटन पर क्लिक कर दिया तो आप इसको फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ये रिटर्न आपकी फ्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इसको करने से पहले आपको जो भी चेंजेस करने हैं एक बार 3-4 बार इस रिटर्न को दोबारा चेक कर लीजिए, अपनी सेल लाइबिलिटी, अपने परचेजेस आपने सही कॉलम में फीड करे हैं या नहीं, कोई आरसीएम लाइबिलिटी है या नहीं, वो सब कुछ आप पहले से प्रायर चेक कर लीजिए। देन जब आपको लगेगा आप 100% श्योर हैं, देन आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक मैसेज आएगा, लाइबिलिटी ऑफसेट क्रेडिट क्लेम हैज बीन डन सक्सेसफुली। मतलब आपकी लाइबिलिटी एडजस्ट कर दी गई है आपके इनपुट से, क्रेडिट क्लेम से हैज बीन डन सक्सेसफुली, काइंडली फाइल द रिटर्न थ्रू ईबीसी या आपके डीएससी। अगर कंपनी होगी तो डीएससी के थ्रू फाइल होगी, कंपनी के अलावा कोई भी होगी, इंडिविजुअल्स होंगे तो इनकी ये ओटीपी के थ्रू फाइल होती है। अब जब हम नीचे आएंगे तो ये अब ये देखेंगे आप यहाँ पर ये कॉलम अब मेरे फ्रीज हो गए हैं, अब मैं इनमें चेंज नहीं कर सकता। अब मैं बैक चल करके भी यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं अब इन्हें चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता हूँ। आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ये एक साइन आ गया है तो रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, मतलब ये है कि अब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ये रिटर्न आपकी फ्रीज हो गई है। तो मैं आईटीसी के कॉलम में जाऊँगा, देखिए यहाँ पर भी वो यही बताएगा कि ये रिटर्न्स आपकी अब फ्रीज हो गई, आप कोई अमाउंट अब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं देन वापस गया, मैंने आपको दोनों कॉलम में दिखा देता हूँ। ये अब रिटर्न आपकी फ्रीज हो गई है, अब आपको ये फाइल ही करनी पड़ेगी और अब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड देन जब आप प्रोसीड क्लिक करेंगे उसके बाद ये भी फ्रीज हो चुके हैं, सब फ्रीज हो चुके हैं, अब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। एंड देन जब आपको लगा कि अब मेरी रिटर्न्स रेडी है तो मैं देन अब ये देखेंगे आप यहाँ पर कि जब हमने रिटर्न अपनी यहाँ पर प्रोसीड किया था, देन यहाँ पर बैलेंस कुछ और था, देन अब कुछ और है। यहाँ पर वो एडजस्ट होने के बाद अब आपका क्या बैलेंस बचा है क्रेडिट लेजर में, तो ये वो आएगा। अभी मैं आपको क्रेडिट लेजर से भी वेरीफाई करा दूंगा। देन मैंने प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करा एंड देन यहाँ पर मैंने ओटीपी के लिए अप्लाई कर दिया एंड देन उसके बाद ये ओटीपी जाएगा एंड देन यहाँ पे ओटीपी डाल के आप वेरीफाई करेंगे, आपकी रिटर्न्स फाइल हो जाएगी। सो तो बस यही था फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब